आप जर्नलिस्ट होके इस तरह के सवाल करेंगे तो हम आप पर भी मुकदमा करेंगे, उन पर तो करेंगे। देखिए हम लोग पब्लिक मैंने जो सवाल किया है सुन लीजिए अभी। नहीं, एक मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप इस पे वो कर रहे हैं ना, आप बेबुनियादी आप- आधार पर नहीं आपके सर, पास जब साक्ष्य मेरी नहीं है- बात सुन लीजिए, नहीं, आपके मेरी बात पास- सुन नहीं, लीजिए। नहीं, नहीं, आपके मेरी पास- बात सुन आपके लीजिए, पास साक्ष्य मेरी बात नहीं सुन है लीजिए, मेरी और बात सुन आप लीजिए, इस तरह के किसी के कहने मेरी बात पर सुन प्रश्न लीजिए, भी करेंगे, मेरी बात सुन लीजिए, तो आप मेरी देखिए- बात सुन लीजिए। क्या सुन लें? आप सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ उसके बाद आप मेरे पे मुकदमा करेंगे, मैं उसका स्वागत करूँगा, ठीक है। मेरा जो जर्नलिज्म का लॉ है ना, उसको अंडर रख के ही मैं कोई भी काम कर रहा हूँ। इतना जो आपसे सवाल किया है वो वही बुनियादी पे है जिसके आधार है। मैंने इससे गलत नहीं कहा है। मैंने इस सवाल को करने से पहले आपको क्या बोला पता है? ये आप पे आरोप लग रहे हैं। मैंने बोला क्या? यहाँ पे ऑन कैमरा रिकॉर्डेड है, आप उसको रिवाइंड करके सुन सकते हैं ना। आप ऐसा कर सकते हैं क्या? आप वही सवाल पूछ जब सकते मैं हैं। उन पे आरोप लगा चुका हूँ तो मैं अगर फील्ड से जो आपके लोगों से मैंने स्टडी किया है, ऐसा नहीं है जब कोई पत्रकार वहाँ से आता है ना सर, तो ऐसे ही आपके पास नहीं बैठ जाता है, आपके लोगों के पास बैठता है, तमाम चीज़ों के पास बैठता है, आप में से कई लोग बताता है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली नहीं पता चलेगा, है ना। तो आपके यहाँ से जो मालूम चला था वो सवाल मैंने वहाँ पे किए हैं, ये सामने सवाल हैं सारे, ठीक है। देख लीजिएगा जब इंटरव्यू आएगा तो संतुष्ट हो। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। बिहार इलेक्शन इस दौरान पहले चरण की वोटिंग होने वाली है 28 को। 3 तारीख को गोपालगंज में होगी और गोपालगंज में 2 सीटें हैं जो कुछ ज़्यादा ही हॉट है मेरे नज़रिए से, एक पत्रकार के नज़रिए से अगर देखा जाए तो। बाकी तमाम जगहों पे कैंडिडेट जो हैं वो चेंज हुए हैं। इस सीट पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये गोपालगंज का बैकुंठपुर है, यहाँ पे कैंडिडेट चेंज नहीं हुआ है। गठबंधन की वजह से भाजपा को टिकट मिला है। मिथिलेश तिवारी इसके पहले सिटिंग एमएलए हैं, अभी भी हैं, दोबारा चुनाव में हैं। लेकिन इंटरव्यू होने वाला है मंजीत सिंह जी का, और मंजीत सिंह जी का ये है कि ये जेडीयू से आते हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं जेडीयू में। पिता पुत्र का आप हमेशा कहते आए हैं कि नीतीश कुमार जी के साथ आपका रहा है। पहला सवाल यहीं से शुरू कर लेते हैं कि आप तो अब निर्दलीय हो गए हैं, तो पिता पुत्र वाले संबंध का क्या होगा? देखिए, हमने तो नीतीश जी को हरदम राजनीतिक पिता माना है, लेकिन हमारे पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, स्वर्गीय बृजकिशोर नारायण सिंह जी ने, वो इस इलाके में 25 साल प्रतिनिधित्व करते रहे और केवल इस इलाके का नहीं, मंत्री के हैसियत से बिहार का भी प्रतिनिधित्व किए। जेपी आंदोलन में सबसे पहले विधायक थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया, और मरने वक्त उन्होंने मुझे एक वचन दिया था कि हमारे मरने के बाद जितना हमारे परिवारों को कष्ट नहीं होगा उससे ज़्यादा इस क्षेत्र की जनता की होगी। तुम सदैव इस इलाके की जनता की सेवा करना, रक्षा करना और यहाँ के लोगों से जुड़े रहना। उनके मृत्यु के बाद हम समता पार्टी में आए और पार्टी का 24 वर्षों तक ईमानदारी से हमने सेवा की और उसके साथ साथ बैकुंठपुर की जनता की सेवा की। जब समता पार्टी जेडीयू वगैरह ये सब बन गई, जब बन गई, उसके बाद आप 2002 से कंटिन्यूसली 2000 से, तो हमारे पिता जिन्होंने मुझको जन्म दिया, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि इस इलाके की रक्षा करना, स्वाभिमान की रक्षा करना, तो हम उस स्वाभिमान की रक्षा करते 25 वर्षों से आए हैं। और नीतीश जी को हमने राजनीतिक पिता इसलिए माना कि पिता के मृत्यु के बाद वो हमको राजनीति में लाए, उनके साथ हम जुड़े और जुड़ने के बाद हमने समाज की सेवा की, खिदमत की और हमने उनके पार्टी के संगठन को मजबूत किया। लेकिन इस बार के चुनाव में उनकी अपनी एक राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि हम जब चुनाव लड़े थे उस समय महागठबंधन की सरकार बनी और महागठबंधन के सरकार के बाद फिर एनडीए की सरकार बनी, तो राजनीतिक नीतीश जी की मजबूरी है जिसके कारण वो हमको अपनी उम्मीदवार नहीं बना पाए। लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता की एक वचनबद्धता थी, जिस वचन के निर्वाह के लिए हम इस समय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ की जनता के मान सम्मान के लिए हम चुनावी मैदान में हैं। बताइए, तो आपके मंत्री थे ना? हाँ, वह वित्त मंत्री थे, वह खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे। तो मेरे ख्याल से उन्होंने आपको ये कहा होगा कि आप पूरे बिहार के परिदृश्य से सोचिए, ये नहीं कहा होगा कि आप बैकुंठपुर के परिदृश्य से सोचिए,
क्योंकि आप आते हैं बरौली से, फिर वो क्या कारण है कि आपका लोकप्रियता कह लीजिए या फिर आपका व्यक्तिगत जो सोच है इस सीट के लिए, आप यहीं से कनेक्ट होते हैं, बरौली से क्यों नहीं होते? नहीं, देखिए, मेरे पिताजी 1972 से 77 तक वो बरौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक का प्रतिनिधित्व किए और 77 से 1995 तक किए और लगातार जीतते भी आए। जो बरौली और बैकुंठपुर को परिभाषित लोग करता है, उनको शायद इस बैकुंठपुर विधानसभा का भौगोलिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में आपके जो प्रखंड आते हैं उसमें बैकुंठपुर भी आते हैं, सिधवलिया भी है और बरौली के 7 पंचायत भी आते हैं। और संविधान में यह कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहां व्यक्ति जन्म लेता है वहीं से चुनाव लड़ सकता है। तो नरेंद्र भाई मोदी भी गुजरात से आके बनारस लड़े चुनाव, तो उन पर क्यों सवाल नहीं। बहुत ऐसे राजनीति करने वाले लोग हैं जो दूसरे स्थान से आकर लड़ते हैं। तो हमारी परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि 48 साल की हो गई, वह बरौली से हो, वह बैकुंठपुर से हो। आखिर लोगों का विश्वास हमारे और हमारे पूर्वजों पर है, तब तो हम 48 साल से इस राजनीति में हैं। 25 साल मेरे पिताजी रहे, 10 साल हम रहे, कुल मिला के 35 साल हम लोगों का रहा। उसके पहले वह मुखिया से राजनीतिक जीवन अपनी शुरुआत किए थे। तो एक लंबी राजनीतिक हमारी परिवार की पृष्ठभूमि रही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी हाल ही में मैं देखा था यहाँ पे भाजपा के कोई बड़े नेता आए थे, आप ही के बैकुंठपुर विधानसभा में भाषणबाजी चल रही थी, तो उसमें बार बार इस बात को कहा जा रहा था कि परिवारवाद, वंशवाद वगैरह चल रहा है। क्या टिप्पणी करेंगे आप इस पे? देखिए, भाजपा से ज़्यादा कोई वंशवाद है क्या? कितना लोग तो कांग्रेस को कहते हैं। नहीं, भाजपा में भी कितने लोग के परिवार के लोगों को भाजपा ने टिकट दिया है, जरा उसकी लंबी सूची है। तो भाजपा तो खुद वंशवाद को जन्म देने वाले लोग हैं और वंशवाद में हमको तो अपने पूर्वजों के इतिहास पर गर्व है। जो हमारे पूर्वज ने जो एक तरह से धरोहर इस इलाके के रहे, समाज को उन्होंने सही ढंग से संचालित किया, सींचा इस इलाके को, और उन लोगों ने जो विश्वास जनता का प्राप्त किया, उस विश्वास के बदौलत हम लोग आज राजनीति के बुनियाद पर खड़े हैं। लेकिन जिन लोगों का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं रहा, जो लोग राजनीति में आए, उनकी पहचान भ्रष्टाचार की है। अब एनडीए की सरकार ये बात कहती है कि हम क्राइम, क्रिमिनल और करप्शन से हम समझौता नहीं करेंगे। वंशवाद एक अलग मुद्दा है, लेकिन क्राइम, क्रिमिनल और करप्शन से समझौता नहीं करेंगे। तो इस ज़िले में एनडीए ने किसको उम्मीदवार बनाया? जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल के 28 मामले हैं। तो ज़रा उन लोगों से पूछिए। कौन से मामले हैं, बताइए ज़रा। भाई, एक तो यहाँ जो एनडीए प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज खजुरिया बरौली, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वह उसके अध्यक्ष के रूप में थे। और भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जांच करने वाली इकाई निगरानी विभाग है। उन्होंने जांच किया। यहाँ के एनडीए के प्रत्याशी जो श्री मिथिलेश तिवारी जी हैं, उनके विरुद्ध 50 लाख गबन के आरोप हैं और विजिलेंस ने उनको आरोपित किया है। और वैसे आरोपी को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो करप्शन से एनडीए ने समझौता किया है। अब अन्य जगहों पर जिन लोगों पर 28 आपराधिक मामले हैं, वैसे लोगों को भी एनडीए ने उम्मीदवार बनाया। कल मैं उनका इंटरव्यू किया, मैंने ये सवाल उनसे किया भी, प्रायोरिटी पे मैंने सवाल ही रखा था, चेयरमैन स्कैम के नाम से। उन्होंने डिफेंड किया इस बात को कि आप प्रूफ करके दिखाइए, मुझे कोर्ट से बेल मिल चुका है, मामला रफा दफा हो चुका है। जब मैंने वो किया था, सरकार ने वहाँ से वो पेमेंट रोक दिया, उसके पहले चेक रिलीज़ हो चुके थे। फिर बार बार उसी चीज़ को मुद्दा बनाना कहाँ तक सही है? देखिए, वो तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम जमानत पर हैं। और आप जानते हैं, किसी भी तरह के मामले में लोग कोर्ट में जाते हैं, उनको जमानत मिलता है, उनके खिलाफ चार्जशीट होती है, ट्रायल होते हैं। ट्रायल के बाद या तो सज़ा होती है या तो सज़ा से मुक्त होते हैं, अपराध से मुक्त होते हैं। तो अभी एनडीए की जो सरकार है, ये तब तक बचे हुए हैं जब तक एनडीए की सरकार है। मैं आपसे इसी पे एक और सवाल ये पूछना चाहता हूँ, और बड़ा सटीक है, 2 पॉइंट में जवाब दीजिएगा कि 2 महीना से आप निर्दलीय हुए हैं या 1 महीना से निर्दलीय हुए हैं, यही होगा? उसके पहले तो आप एनडीए के गठबंधन में थे ना? आपकी वैचारिक
थी ना सोच, कनेक्शन था, क्या रीज़न रहा कि पिछले 5 साल में ये जेल में नहीं गए? देखिए, इनको 2015 के चुनाव जीतने के बाद एनडीए की सरकार इनको बचाती रही। हमने बिहार के मुख्यमंत्री को कई पत्र लिखा, चूँकि मुख्यमंत्री जो है वह निगरानी विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है, और हमने कई प्रधान सचिव निगरानी विभाग को भी पत्र लिखा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष भी, सचिव भी, उन्होंने लिखा कि इस मामले में मिथिलेश तिवारी दोषी हैं, 120 420 के आरोपी हैं, इन पर चार्जशीट सबमिट करने की अनुमति दी गई है। तो लेकिन सरकार में रहने के कारण सरकार ने ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बचाने का काम किया है, और जिस दिन यह सरकार जाएगी, ये जेल के अंदर जाएंगे, यह तय है। बड़ा प्रैक्टिकल सा सवाल है सर, मैं ऊपर ऊपर बातें नहीं कर पाता हूँ। आप एक नेता हैं, ठीक है, कल मुझे आपको वोट देना है, मतलब मैं नहीं, ये तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ। आप भी तो वही करेंगे, क्योंकि जो आपका नेता कर रहा है, आपने लाजिम एक्सेप्ट किया कि हाँ एनडीए भ्रष्ट है, जो उसका नेता केंद्र में है वो भ्रष्ट है, यानी कि जो नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार भ्रष्ट हैं, तभी तो उन्होंने ऐसा नहीं किया ना, या फिर अपनी कुर्सी के लालच में किया। कल आप भी ऐसा करेंगे, तमाम लोग यही कर रहा है, तो राजनेताओं पे ये जनता भरोसा करे तो करे कैसे? नहीं, देखिए, आप एक सामान्य तरह से सबके बारे में एक तरह से नहीं सोच सकते। हम सरकार में थे, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे विधानसभा के ट्रैक रिकॉर्ड को आप उठा के देखिए। हम सरकार में रहते कई भ्रष्टाचार के मामले का उजागर विधानसभा के अंदर हमने किया था। एक तो निगरानी विभाग के ही आरोप हमने लगा दिए थे, सोना बना चांदी, चांदी बन गया सोना, बहुत चर्चित मामले हुए थे। जो बिहार में गर्भाशय घोटाला हुआ, ये जो हेल्थ का स्कीम आया था केंद्र का, उसमें महिला तो महिला है, पुरुष के गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ और उससे पैसा निकाले गए। सारे बिहार में इसकी जांच हुई, हमारे प्रश्न के बाद हुई, और हर जिला में आप जाएं, गोपालगंज में भी कई प्राइवेट क्लिनिक पर मुकदमे हुए। वही नहीं, किसान का सबसे महत्वपूर्ण मामला जो बीमा का था, बीमा में, फसल बीमा में, तो फसल बीमा योजना जब चलती थी, उस योजना में बहुत बड़ा बिहार के अंदर घोटाला हुआ। किसानों को प्रीमियर का पैसा नहीं दिए, बीमा HDFC हो, ICICI लोम्बार्ड हो, और सरकार से अधिक प्रीमियम का पैसा करोड़ों में इन लोगों ने उठा लिया। हमने बिहार विधानसभा में इस सवाल को उठाया कि बहुत बड़ा बीमा में घोटाला हुआ। उसके बाद सरकार ने जांच बैठाई और सारे बीमा कंपनियों को जो प्रीमियम का पैसा अधिक लिए थे उनको वसूली के लिए नोटिस हुआ। वो कंपनी अभी हाई कोर्ट गई हुई है, लेकिन सरकार उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है। तो कई ऐसे प्रमुख मामले थे। हाँ, दवा के मामले में ये स्नेक वाइट सेरेनियम का आपका आता था इंजेक्शन, जो प्रतिबंधित था, जिसको खरीदना नहीं था। यहाँ के CS ने उस समय खरीदारी की, जिसको इंजेक्शन लगा वो मरे। तो कई प्रकार के घोटाले सरकार में रहते हुए भी हमने इस मामले का उजागर किया है। इसलिए सबके विचार एक नहीं हो सकते। हम दल पार्टी में जुड़े रहे, कहीं ना कहीं लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको टिकट से वंचित रखा गया। देखिए, हम लगातार हर सवाल को उठाते रहे, और लोक शिकायत अधिकार अधिनियम जब नीतीश जी ने बनाया, उसमें भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा में जितनी बिहार के अंदर गड़बड़ी हुई, उस मामले को हमने उजागर किया। बिहार में स्टेडियम 302 बन गया कागज़ों में, लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं दिया। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से इस भ्रष्टाचार के भी मामले हम उठाए। सारे भ्रष्टाचार के मामले तो सरकार के पास जाती थी। उन भ्रष्टाचार के मामले को उठाने के कारण हम बेटिकट हुए, ये भी एक कारण हो सकता है। स्टेडियम की बार बार बात हो रही है, कल वहाँ पे भी इंटरव्यू किया तो बात आई, उनसे भी वही सवाल था, आपसे भी सीधा वही सवाल है कि आपको क्या लगता है कि आपके विधानसभा की जो जनता है वो पहले स्टेडियम चाहती है या फिर यहाँ के लिए कोई अच्छी यूनिवर्सिटी चाहती है, कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पे टेक्निकल से लेकर डॉक्टर तमाम तरह की पढ़ाई हो सके? आप लोग बार बार ये ज़रूर कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, धरातल पे कुछ वैसा होता है नहीं, है ना? ये चुनावी मुद्दे होते हैं। क्या कहते हैं आप इस पर? क्या ज़रूरी है, क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी किसकी है? देखिए, प्रायोरिटी एजुकेशन की है। और देखिए, हम अपने समय में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का हमने ज़मीन भी उपलब्ध कराया।
निर्माण भी हमने करवाया 44 करा, यही आपका 2000 हाँ 14 में उसका निर्माण शुरू हुआ और 2 साल पहले उसका उद्घाटन भी हुआ। हमने एएनएम कॉलेज की भी स्थापना कराई। हम लगातार यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कई पत्राचार हमने किए, ज़मीन उपलब्ध भी हम कराए, लेकिन जिला प्रशासन ने उस ज़मीन पर आपत्ति जताई। हम पटना उच्च न्यायालय में भी गए, लेकिन गोपालगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हो रही है। लेकिन हम यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी सोच है कि एक एजुकेशनल हब इस इलाके में बने, युवा पीढ़ी के लोगों को उच्च शिक्षा मिले, तकनीकी शिक्षा मिले, जिस शिक्षा के बदौलत रोजगार का अवसर हमारे नौजवानों को मिले, उस दिशा से हम काम करते रहे हैं। और जितने भी आप देख लीजिए, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर की परिधि में खोले जाने थे, सरकार ने शिक्षकों की बहाली की। बहुत ऐसे नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हैं जो भवनहीन हैं, सुविधा विहीन हैं, जो आज मूल वो विद्यालय सरकार ने खोला, वही विद्यालय आज बंद हो गया, दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिए गए। तकलीफ होती है मतलब आपको ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों को, और सरकार ने घोषणा किया, जब सर्व शिक्षा अभियान का पैसा भारत सरकार ने बंद किया तो राज्य सरकार ने एक फैसला किया कि जितने भी जगहों पर स्कूल के भूमि हैं, जो कलेक्टर ने जिसकी अनुशंसा भेजी है, राज्य सरकार इसके लिए अपने राज्य योजना मद से हम उन सभी जगहों पर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक भी जगहों पर सुविधा विहीन विद्यालयों का निर्माण नहीं हो सका है। इन सब बातों को लेकर ज़रूर मन में तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, गांव के साथ रहने वाले लोग हैं, गांव की समस्या को जानने वाले लोग हैं, तो ये मुद्दे हम लोग उठाते रहते हैं और सरकार के लोगों को नगवार गुजरता है। विज़न क्या है आपका बैकुंठपुर को लेकर? देखिए, विज़न स्पष्ट है, क्षेत्र का उन्नति और क्षेत्र का विकास। हमने 5 वर्षों में देखिए, हम पिछले 5 वर्षों में, हम तो कहते नहीं हैं, दूसरे लोग कह के करते नहीं हैं, अंतर यही है। हमने यह जनता से वादा नहीं किया था कि हाँ, इस पे आऊँगा मैं, 2 पार्ट में है, ठीक है? ठीक है। पहला ये जो मैं चाह रहा था कि विधानसभा में बैकुंठपुर के लोगों का थोड़ा क्लैरिटी आ जाए, जो आपके साथ हैं और जो आपके साथ नहीं भी हैं, तमाम लोगों को। तो क्या विज़न है आपका? देखिए, विज़न स्पष्ट है। पहले तो बाढ़ सबसे बड़ी चुनौती है। बांध तटबंधों का निर्माण 15 वर्षों में ये सरकार नहीं कर पाई। और जब संजय जायसवाल जी आए थे नामांकन में, तिवारी जी के, उन्होंने गोपालगंज की जनता से माफ़ी मांगा कि हमको मौका दीजिए, हम अगले 5 सालों में बांध का निर्माण कराएंगे। लेकिन 15 वर्षों की सरकार में बांध तटबंध निर्माण नहीं करा पाई, तो क्या 5 वर्षों में करा दी? सरकार जिसकी भी बने, इस सवाल प्रमुखता से हमारी होगी कि लोगों की सुरक्षा हो इस बाढ़ से। सरकार आज घोषणा पत्र में यह कहती है कि हम किसानों को खेत तक पानी पहुंचाएंगे। आप बताइए, तो आपके यहाँ तो इतना पानी आता है कि मतलब बाढ़ के पानी से ही पटवन हो जाता है। अब आप देख लीजिए, नलकूप, राजकीय नलकूप, सारे नलकूपों को इलेक्ट्रीफाइड किया गया, ट्रांसफार्मर लगाए गए, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए बिहार के अंदर। आज तक एक भी राजकीय नलकूप फंक्शनल नहीं है, आपके ऑपरेटर तक बहाल नहीं है। वाटर लिफ्टिंग करके खेत में जो पानी की सिंचाई योजना थी, बंद हो गए। नहर, आइन, पैन, जितने परंपरागत तरीके से खेती होती थी, 15 वर्ष की लालू यादव की सरकार हो या 15 साल की एनडीए की सरकार हो, किसी सरकार ने किसान के सिंचाई पर ध्यान नहीं दिया। वो भी हमारी प्राथमिकता होगी। सबसे मूल मुद्दा जो आज के समय में है, वह असर्वेक्षित ज़मीन को लेकर है, और पूरे बिहार का असर्वेक्षित ज़मीन, और इस बैकुंठपुर का भी 50 गांव असर्वेक्षित ज़मीन है, जिस ज़मीन पर 100 वर्षों से लोग खेती करते हैं। बहुत से ज़मीनों का खाता खेसरा, रकबा, चौहद्दी और कैडेस्ट्रॉल सर्वे हुए, लेकिन सरकार को रिविजनल सर्वे कराना था, सरकार ने उसकी रिविजनल सर्वे नहीं कराई, और उसमें दाखिल खारिज में हुए, जमाबंदी भी कायम हुए, उसके रसीद भी कटते रहे, कई बार खरीद बिक्री हुई। लेकिन 2017 में सरकार ने एक नई पॉलिसी लाई और सरकार ने कहा कि जितने भी बिहार के असर्वेक्षित ज़मीन हैं, उस पर अब रैयतों का अधिकार नहीं है, काश्तकारों का अधिकार नहीं है, वह ज़मीन अब सरकार की ज़मीन है। तो एक तरह से किसानों के ज़मीनों को छीनने का काम राज्य सरकार ने किया है।
ऐसे किसान विरोधी सरकार के खिलाफ मोर्चा खेलना, किसानों को न्याय दिलाना हमारी ये भी प्राथमिकता होगी। भ्रष्टाचार का मामला चरम सीमा पर ही सरकार है। 48 साल आपके पिताजी और आपका परिवार पूरा चुनाव में रहा है ना, और जनप्रतिनिधि भी रहा है, बहुत कुछ देखा आपने भी। कितनी बार विधायक रहे हैं आप? 2 बार। 2 बार, 2005 से लेकर के अब तक, है ना। आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों ने ये जितने भी नदियां हैं ना, इनके ऊपर बांध बांधा था। हर साल हज़ारों करोड़ रुपए आते हैं इनकी मरम्मत के लिए। व्यक्तिगत रूप से आपसे पूछना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है कि एकदम साफ साफ बताइएगा, क्योंकि अब आप एकदम इंडिपेंडेंट होकर साफ साफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले तो बहुत सारी चीज़ें हुई। कितना पैसा खर्च होता होगा इन पे और कितना बचा लिया जाता है? देखिए, तिवारी जी के तो घोषणा पत्र में ये तिवारी जी की बात नहीं कर रहा हम हूं। बता रहे हैं, मैं आप ही के आपसे सवाल बात का कर रहा जवाब जो है, क्योंकि एक विधायक प्रतिनिधि होता है, कैलेंडर में छपा, उससे जानकारी हुई कि पिछले वर्षों में इस तटबंध पर 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर सही रूप से 150 करोड़ रुपए खर्च हुए रहते तो आज तटबंधों की हालत ये नहीं होती, और उससे ज़्यादा पैसा खर्च एंटी इरोजन में होता है। जिस समय बाढ़ का समय आता है तो आप देखते होंगे कि बोड़ा लेके नदी के किनारे फेंकना, तो जितना तटबंधों की मरम्मती में खर्च नहीं होती है, उतना बोड़ा को पानी में फेंककर और फर्जी तरीके से बिल बनाकर और पैसे के लूटपाट में खर्च होती है। आखिर सरकार को जवाब तो देना चाहिए कि क्यों यह लगातार आपके तटबंध टूट रहे ये हैं। जो जवाब है अभी आपने मिथिलेश तिवारी को डाल कर दे दिया। मैं आपसे व्यक्तिगत ये जानना चाह रहा था, क्योंकि आपके पिता का भी एक लंबा करियर रहा है। मैं ये आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, एक ऐसे राजनेता से पूछ रहा हूँ जो शिक्षित है, जो एकदम निर्दलीय आया है चुनाव में, यानी कि साफ सुथरे तरीके से। तो ये जनता जो खड़ी है ना यहाँ पे, इन्हें भी मालूम होगा कि नेता किस तरीके से क्या करते हैं, या फिर सरकारें किस तरीके से क्या करती हैं कि आज तक उनकी मरम्मत के लिए आया और वो मरम्मत हो ही नहीं पाए, और साल दर साल लगातार वो बाढ़ आती भी है। आपके विधायक रहते हुए भी आई होगी, आपके पिताजी के भी रहते हुए आई होगी, उनके पहले भी जो लोग होते होंगे आई होगी। रीज़न क्या होता है? मैं सिर्फ बैकुंठपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छे नेता से मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है, देखिए, कितने स्कैम होते हैं। उसके पीछे बाढ़ आने का एक कारण भी है कि जो भारत सरकार की एक योजना बनी कि नदी से नदियों को जोड़ने का, नदी से नदी का जोड़ने का, और नेपाल में हाई डैम बनाने के लिए नेपाल की सरकार से। केंद्र की सरकार ने कभी इस पर अब तक काम प्रारंभ नहीं किया। एक सेकंड, मैं मेहनत कर रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, अगर आप कैमरा बंद कर देंगे तो सही रहेगा, है ना। तो मेरा ये स्पष्ट कहना है कि बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए केंद्र सरकार को भी आगे आना चाहिए। और जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बात को कहा था, इस योजना को उन्होंने प्रारंभ करने की बात कही थी कि हम बिहार को अगर बाढ़ से बचाना है तो सारी नदियों को एक साथ जोड़िए, नेपाल में हाई डैम बनाइए। केंद्र सरकार को भी इस बात पर पहल करनी चाहिए कि यह नदी से नदी को जोड़ने का और नेपाल की सरकार से बात करके हाई डैम बनाने का। आज तक इस पर केंद्र सरकार की भी पहल नहीं हुई। आप देखिए, केवल गोपालगंज ही नहीं, बिहार का 16 जिला बाढ़ प्रभावित होता है, और कितने तबाही होती है, कितने अरबों रुपये खर्च होते हैं। एक परिवार को 6,000 रुपया उनकी कीमत है, चाहे लाखों का उनका बर्बादी क्यों नहीं हो। तो सरकार जितना आपदा पर खर्च करती है, अगर वही सारे राशि को तटबंध बांधों पर, उसके पिचिंग पर खर्च करती, तो आज शायद बिहार का हालत यह नहीं होता। एक शिकायत है मेरा आपसे, आप चुनाव में हैं बैकुंठपुर में, तो आप लड़ाई पता कैसे लड़ रहे हैं, जो मुझे आइडिया मिला, और तमाम जो नेता जो लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं मिथिलेश तिवारी ने क्या किया, या फिर फलाने यादव ने क्या किया, या फिर चलाने ने क्या किया। आप में से कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहा है, सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं लड़ रहा है, सरकार की कमियों के खिलाफ नहीं लड़ रहा है। रीज़न क्या है? नहीं, हम तो सरकार की जो व्यवस्था है, मैं यहाँ पे आने के बाद आपके तमाम लोगों के, और जहाँ भी जाता हूँ तो मेरे रिसर्च करने का यही तरीका है कि मैं उनके सोशल मीडिया खंगालता हूँ। किन्हीं भी भाषणों में ये नहीं दिखा है कि नीतीश कुमार ने ये नीति गलत लागू की और ये यहाँ पे पूर्ण नहीं हुआ, या फिर एनडीए ने ये नीति लागू की और ये पूर्ण नहीं हुआ। बात इस पे क्यों नहीं हो रही है? बात इसी पर हो रही है। अगर बांध टूट रहा है, बिहार में बाढ़ आ रहा है,
तो बात तो सरकार पर हो रही है। असर्वेक्षित ज़मीन का सर्वेक्षण नहीं हुआ। 6,000 क्यों मिलना चाहिए? 6,000 क्यों मिलना चाहिए? ये भाई साहब हैं यहाँ पे, इनके घर गिर गया बाढ़ में, इनका ज़मीन डूब गया, इनका कम से कम 10 लाख का नुकसान हो गया। 6,000 क्यों मिलना चाहिए? देखिए, उसका भी भरपाई सरकार नहीं कर रही है। मापदंड 6,000 का सरकार ने बना दिया। सरकार के गलत नीति नियत के कारण ही तटबंध टूटे, और तटबंध टूटने के बाद लोगों के करोड़ों अरबों के फसल से लेकर गृह क्षति, पशु क्षति, जानमाल की क्षति हुई। अब सरकार मात्र उसकी कीमत 6,000 लगा दी। सरकार को तो चाहिए कि हम सारे आपदा प्रबंधन विभाग से जो पैसे खर्च हो रहे हैं अरबों खरबों बाढ़ के बाद, यदि बाढ़ के पहले उन पैसों का जो सरकार के राजकीय बजट में है उस पैसे से तटबंधों को हम मजबूत कर देते तो 6,000 की ज़रूरत क्या थी? कोई ज़रूरत किसानों को नहीं थी। तो सरकार की यह गलत नीति नियत के कारण लोग परेशान हैं, और उस पर केवल मरहम लगाने के लिए सरकार 6,000 रुपया दे रही है, जिससे कि लोगों में शांति बना रहे, लोगों को किसी तरह से दिग्भ्रमित करके रखा जाए। गलती तो सरकार की है। सरकार के नीति के कारण आज बाढ़ आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, तबाही का कारण बना हुआ है।